दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान की सियासत को एक दलीय व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था की तरफ और बहुदलीय व्यवस्था से वापस एक दलीय व्यवस्था की तरफ आते हुए आपने देखा। 1952 से लेकर 1984 तक के तमाम लोकसभा चुनाव एक दलीय व्यवस्था की तस्दीक करते हैं, लेकिन 1989 से लेकर 2009 तक के तमाम लोकसभा चुनाव बहुदलीय व्यवस्था की तरफ ले गए। एक ऐसी बहुदलीय व्यवस्था जिसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकार चलाने का मूल मंत्र बन गई। लेकिन उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक इन दो लोकसभा चुनाव में एक नए कलेवर वाली एक दलीय व्यवस्था आपने देखी। और उस एक दलीय व्यवस्था में आपने सिंगल पार्टी डोमिनेंस के दौर में यह भी देखा कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालयों में संविधान पीठ बनाने की बाढ़ आ गई। अनेक मुद्दों पर संविधान पीठ बनने लगी और मुद्दा यही था कि संविधान को तोड़ मरोड़ कर किसी प्रकार से संविधान से दूर जाकर सत्ता व्यवस्था के संचालन की कवायद की जा रही है। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव सर पर है, राष्ट्रवाद और चुनावी हिंदुत्व का कॉकटेल बनाकर पेश करने की एक नई तैयारी है। और उस नई तैयारी में राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उस राम मंदिर का क्रेडिट लेने में एक तरफ जहां गोदी मीडिया सत्ता को क्रेडिट देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है, वहीं सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति उसका क्रेडिट लेने के लिए भी पूरी तरह से तैयार बैठा है। लेकिन जब दोनों तैयार बैठे हों तो हिंदुस्तान के आम आवाम की सुध लेने, उसकी मुफलिसी की, उसकी गरीबी की, उसकी गुर्बत की परिस्थितियों को पैदा करने का क्रेडिट लेने के लिए क्यों कोई तैयार नहीं बैठा है। सवाल आज के दौर में यही है कि सांप्रदायिक चेतना क्या सामुदायिक चेतना को लील गई है या लीलने की प्रक्रिया में है, या एक बार फिर यह देश बहुदलीय गठबंधन की ओर जा रहा है। तमाम राम पत्रकारिता आपने देखी, गोदी पत्रकारिता देखी, समाज के विमर्श के स्तर को बदलते हुए देखा। और इस बदलते हुए विमर्श में क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या जनता परिवार, क्या क्षेत्रीय पार्टियां और क्या लेफ्ट फ्रंट, सब के सब को आपने एक ऐसे दौर में रंगते हुए देखा जिस दौर में हिंदुस्तान की सियासत का उदारीकरण इतना हुआ कि उस सियासत के उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण को भी पीछे छोड़ दिया। ग्लोबलाइजेशन पर लिबरलाइजेशन, पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन हावी हो गया। और पॉलिटिकल लिबरलाइजेशन जब ग्लोबलाइजेशन पर हावी हो गया, उस दौर में यदि आप ये देखने की कोशिश करें कि लोकसभा चुनाव अब किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो साफ दिखाई देता है कि जनता अब एक दलीय व्यवस्था से ऊब चुकी है। राम मंदिर का स्वागत करने के लिए सभी तैयार हैं, लेकिन राम मंदिर के पीछे, राम मंदिर के हाइप के पीछे जिस गुर्बत को छिपाने की कोशिश हो रही है, हिंदुस्तान के आम आवाम की जिस स्याह तस्वीर को छिपाने की कोशिश हो रही है, लोग उसे मानने को तैयार नहीं है, कतई मानने को तैयार नहीं है। लोगों को गरीबी दिखती है, लोगों को घटती हुई प्रति व्यक्ति आय दिखती है, लोगों को खराब स्कूल और खराब अस्पताल दिखते हैं। तो लोगों को इस दौर में, शांति और वैश्विक शांति के दौर में, शांति और अशांति की बात के बीच तरक्की की रफ्तार का धीमा पड़ना भी दिखाई देता है। लेकिन तरक्की की रफ्तार का धीमा पड़ना क्या मौजूदा दौर में सत्ता के सहारे, लाभार्थी चेतना के सहारे, क्रोनी कैपिटलिज्म के सहारे और इन सब के बीच, इन सब सहारों के साथ मौजूदा दौर में सियासत को राममय बनाने की जो कवायद है, क्या उसे धीमा पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? कतई नहीं, वो धीमा नहीं पड़ा है, लेकिन उसके चुनावी प्रयोग की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इलेक्टोरल यूज, चुनावी इस्तेमाल इस चुनावी हिंदुत्व का अब हो पाएगा, 14 और 19 की तरह हो पाएगा, इसकी संभावना पर अब संदेह जताया जाने लगा है। और 14 और 19 में हिंदुत्व जब अपने उफान पर था, चुनावी हिंदुत्व उफान पर था, हिंदुओं को फायदा मिला नहीं मिला अलग बात है, भले ही हिंदू जहालत में चले गए। 82 करोड़ लोगों में स्वाभाविक है कि इस देश में 60 से 65 करोड़ हिंदू ही हैं जिन्हें 5 किलो राशन पर जिंदा रखा गया है। तो उस दौर में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब इससे आगे बढ़कर देश में चुनावी माहौल जब आगे जा रहा है, तो उस चुनावी माहौल में साधारण बहुमत, जब तमाम तरह का राष्ट्रवाद, सेना का क्रेडिट, सेना के शौर्य का क्रेडिट लेने की कोशिश, शहीदों के नाम पर वोट मांगने की कोशिश, और इन सब से आगे बढ़कर चुनावी हिंदुत्व की चाशनी में धारा 370 और राम मंदिर को मथने के साथ साथ इस देश के मिडिल क्लास को मथने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी को
54% की साधारण बहुमत, यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 54-55%। 272 पर बहुमत का आंकड़ा होता है। 543 सदस्यों की लोकसभा है, उसमें बीजेपी को 282 और 303 से ऊपर नहीं ले जा पाई। तो फिर भला आज के दौर में, तमाम तरह के सियासी गठबंधनों के दौर में, किसी पोटेंशियल अलाइज के अभाव के दौर में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये कैसे सोच रहे हैं कि 400 पार हो जाएगी? जब नीतीश कुमार साथ थे, जब उद्धव ठाकरे साथ थे, जब प्रकाश सिंह बादल साथ थे, जब तमिलनाडु की अन्ना द्रमुक साथ थी, और जब इस देश में बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक से उपजा हुआ माहौल साथ में था, कांग्रेस पार्टी के हाथ में सत्ता की लगाम काफी उससे दूर होने के बावजूद इस देश का जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तो उस दौर में आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जब आज कुछ भी साथ नहीं है, तो सिर्फ राम नाम का सहारा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 400 लाएगी? हकीकत यह है कि आज की तारीख में 303 का आंकड़ा 125 नीचे न गिर जाए, 200 से नीचे ना चला जाए, यहां तक कि 180 से नीचे ना चला जाए। इस बात की आशंका भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। और उस परेशानी की सूरत में राजनीतिक दलों की तो छोड़ दीजिए, पिजड़ा बंद तोतों का इस्तेमाल आप देख रहे हैं। ईडी के 4 सम्मन को अरविंद केजरीवाल रद्दी की टोकरी में फेंक चुके, 7 सम्मन को हेमंत सोरेन रद्दी की टोकरी में फेंक चुके, और तेजस्वी यादव तो ईडी को कुछ समझने के लिए ही तैयार नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में ईडी के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, आप सोच सकते हैं कि ईडी के प्रति इम्यूनिटी, यानी कि ईडी से प्रतिरोधक क्षमता नेताओं ने ही नहीं बल्कि जनता ने भी इस प्रतिरोधक क्षमता में अपनी भूमिका का निर्वाह करना शुरू कर दिया है। निर्वाह को संवैधानिक तौर पर, स्वस्थ समाज के तौर तरीकों के तौर पर जायज नहीं ठहरा सकते, लेकिन ईडी के दुरुपयोग को भी आप जायज नहीं ठहरा सकते। बीजेपी को कैसे आई थी 303 सीटें? तमाम जुगत के बावजूद बीजेपी बहुमत के आंकड़े के साथ वहां नहीं पहुंच पाई, एक बार भी उस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई जिस आंकड़े तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे विपक्षी दल पहुंचे हैं। चाहे 1977 की जनता पार्टी का प्रयोग हो, चाहे 1952 से लेकर 57, 62, 71, 80 और 84 इस दौर में कांग्रेस पार्टी का प्रयोग हो, सबकी सीटें बहुत ज्यादा हुआ करती थी, साधारण बहुमत से काफी ज्यादा। उस आंकड़े तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई, तो अब भला पहुंच जाएगी। एक ऐसे दौर में पहुंच जाएगी जहां मराठी मानुस नाराज है, एक ऐसे दौर में पहुंच जाएगी जब आरक्षण की सियासत और जाति जनगणना की सियासत बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी मथने के लिए तैयार है। एक ऐसे दौर में बीजेपी 300 का आंकड़ा छू लेगी या 400 का सपना देख लेगी, जिस दौर में किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का आंदोलन हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों तक भी अपना असर रखने की स्थिति में है। और एक ऐसे दौर में जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आते हुए दिख रहे हैं, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी सीपीएम के बीच एक तरह की टैसिट अंडरस्टैंडिंग, अंदर खाने समझौते की पूरी कवायद इंडिया गठबंधन की छतरी तले हो रही है। और उस दौर में जब ट्राइबल चेतना, आदिवासी चेतना उस दौर में सर उठा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला को राष्ट्रपति बनाने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, वहीं इस दौर में आदिवासी समाज के लोगों को किस प्रकार की जहालत झेलनी पड़ रही है वो सबके सामने है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, पेशाब करने की नौबत आ गई थी किसी आदिवासी समाज के नौजवान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। क्या आदिवासी समाज उसे भूल जाएगा? क्या इस देश में जब दलित चेतना नए सिरे से सर उठा रही है और कांग्रेस पार्टी की कमान, यूं कहें कि अब इंडिया गठबंधन की कमान भी इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में हो, फिर कौन सी लाभार्थी चेतना भारतीय जनता पार्टी को 200 का आंकड़ा भी पूरा करा पाएगी? राज्यवार यदि देखना शुरू करें, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तीसरे नंबर पर सिमटने का खतरा आ गया, 18 सीटें मिली थी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी खाता खोलेगी या तक खाता खोलने से ऊपर सिंगल डिजिट में कहां रुकेगी, मंथन इस बात को लेकर है। झारखंड की परिस्थितियां 2014 जैसी नहीं है, और लगे हाथ उड़ीसा की परिस्थितियों की भी बात करें तो उड़ीसा की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी को सिमटाने के काफी करीब जा चुकी है। लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब है
कि यदि उड़ीसा में नवीन पटनायक के सामने जो वहां की 21 में से 8 लोकसभा सीटों के साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सीधे खड़े होने का दम दिखाया था, वो दम आज की तारीख में कांग्रेस दिखा रही है। तभी गिरधर गमांग जैसे नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में आए थे, वो वापस कांग्रेसी बन रहे हैं। भक्त चरण दास जैसे नेता जो जनता दल से आए थे और बिहार में कांग्रेस के प्रभारी थे, वापस बिहार का कामकाज छोड़कर उड़ीसा की अपनी लोकसभा सीट पर फोकस कर रहे हैं। रही बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की, तो इन 3 राज्यों में सत्ता रहे न रहे, भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर पहुंच चुकी है। 65 में 62 सीटें। अब वो पीक दोबारा नसीब होने की संभावना बीजेपी को भी दिखाई नहीं दे रही। बढ़त जरूर रहेगी, लेकिन 65 में 62 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना नरेंद्र मोदी का करिश्मा हो या कोई और करिश्मा हो, उसके बूते नहीं दिखता। राम मंदिर के बूते भी नहीं दिखता, क्योंकि जनता राम मंदिर का क्रेडिट नरेंद्र मोदी और मोहन यादव के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। विष्णुदेव साय और भजन लाल शर्मा के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। और वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी अलग से है। गुजरात में भी 26-0 का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी के लिए अब सपनों सरीखा लग रहा है। सीटें मिलेंगी, ज्यादा सीटें मिलेंगी, जीत होगी, लेकिन गुजरात में जीत तो होगी, विपक्ष का सुपड़ा साफ नहीं होगा, खाता जरूर खुलेगा। पंजाब की बात करें, भारतीय जनता पार्टी वहां पहले ही नदारद है। खाता खोलने के लिए सन्नी देओल की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज की तारीख में सन्नी देओल से आगे बढ़ जाए तो पंजाब में सन्नी लियोन भी खाता नहीं खोल सकती। सन्नी देओल तो दूर की चीज है। आज पंजाब के हालात इतने खिलाफ जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक इसी प्रकार से हिमाचल और उत्तराखंड जैसे छोटे राज्यों की स्थिति है। और आज पूर्वोत्तर में जो कुछ आपको दिखा है वो सब आपने देखा होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के असम पहुंचने के पहले जिस इलाके में, ऊपरी असम के जिस इलाके में राहुल गांधी पहुंच रहे थे, उस इलाके में माहौल को भांपते हुए असम के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक तौर पर बड़ा दिल दिखाने की कवायद की है। अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और जिस तरह की नारेबाजी और उत्साह वहां दिखा है, वो नारेबाजी और उत्साह वैसा ही है जो तेलंगाना के 1 या 2 जिलों में जब भारत जोड़ो यात्रा गुजरी थी तो लोगों ने उसे भीड़ कहकर, इंस्टेंट भीड़ कहकर नकारने की कोशिश की थी कि त्वरित प्रतिक्रिया है भीड़ की। हम सब पत्रकारों को मैं निजी तौर पर मानता हूं कि स्वीकार करना होगा कि राहुल गांधी की सभा में भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो उस इलाके को टच करते हुए निकली थी वो यात्रा, उसमें जो भीड़ उमड़ी थी, उस भीड़ के राजनीतिक महत्व को पहचानने में गलती की थी और तेलंगाना में कांग्रेस को सीरियसली तब नहीं लिया था। लेकिन तेलंगाना में हालात बदल गए और केसीआर का अभेद दुर्ग ढह गया। तो जब केसीआर का अभेद दुर्ग ढह गया, कर्नाटक डीके शिवकुमार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया, महाराष्ट्र का जनमत खराब हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी की 125 सीटें तो ऐसे ही कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में यदि मंडल बनाम कमंडल के कार्ड के बीच अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी ने, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कोशिशों ने, यदि खड़गे की दलित आइडेंटिटी और नीतीश कुमार की पिछड़ा आइडेंटिटी का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर ढंग से मिलकर कर लिया, तो भारतीय जनता पार्टी और नीचे जा सकती है। क्योंकि चाहे मुद्दों की बात करें तो बेरोजगारी इस देश में चरम पर है। 5.5 दशकों में ज्यादा बेरोजगारी की, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की खबरें कुछ साल पहले ही आई थी। अभी भी हालात नहीं बदले हैं, आंकड़े कुछ भी गवाही दे, गरीबी के आंकड़े कुछ भी गवाही दे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अयोध्या में दीपोत्सव के दरमियान जले हुए, बुझे हुए दियों में से तेल उठाते हुए गरीबों की तस्वीरें लोगों ने देखी होगी। नमक रोटी मिड डे मील में खाते हुए लोगों की तस्वीरें भी, छात्रों की तस्वीर भी सामने आई थी। और इसी उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान गंगा के किनारे बक्सर से लेकर और इलाहाबाद और कानपुर तक दबी हुई लाशें भी लोगों ने देखी कि लकड़ियां कम पड़ गई थी जलाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन इसी दौर में हिंदुत्व का उफान भी लोगों ने देखा और इस उफान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का ग्रेजुअल डिक्रीज यानी सीटों के घटते हुए नंबर भी 2022 के विधानसभा चुनाव में देखे।
वोटों का अंतर जो 10% से ज्यादा हुआ करता था वो 5%, 5.5% के आसपास मुख्य विपक्षी दल और बीजेपी के बीच सिमट गया। तो उस अंतर को पाटने के लिए इंडिया गठबंधन का मोमेंटम कितना काम करेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन इस दौर में जब उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के साथ हों, इंडिया गठबंधन का हिस्सा हों, लालू यादव और नीतीश कुमार साथ हों, ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी साथ हों, एमके स्टालिन और अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ गलबहियां करते दिखें, और नरेंद्र मोदी की नीतियों की कृपा से एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी और उनका गुपकर अलायंस भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो जाए, तो फिर किसी आर्टिफिशियल चाणक्य के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। बचता जिसके लिए है तो वास्तविक चाणक्य के लिए बचता है। और वास्तविक चाणक्य की भूमिका में मौजूदा दौर में इस देश की जनता आ खड़ी हुई है, जिसके अपने मुद्दे हैं। उसके अपने मुद्दों में अग्निवीर भी है तो उसके अपने मुद्दों में ओल्ड पेंशन स्कीम भी है, बेरोजगारी भी है तो महंगाई भी है, और इन सब के बीच किसानों की एमएसपी गारंटी का भी मुद्दा है, इन सब के बीच क्षेत्रीय अस्मिता का भी मुद्दा है। तो इन सब के बीच 5 सालों से इस देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर यानी सबसे बड़े नियोक्ता संगठन भारतीय रेलवे में वैकेंसी का ना आना भी मुद्दा है। तो लोकतंत्र की वैकेंसी 543 सीटों की वैकेंसी जब भरी जाएगी तो जनता की और नौजवानों के बीच की वैकेंसी के बीच जो वैकेंसी का दर्द है, उस वैकेंसी का दर्द 543 सीटों की वैकेंसी के 7 अप्रैल मई में जब सामने आएगा, तब किसी को राम मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था वो याद नहीं आएगा। तब किसी को नरेंद्र मोदी की गारंटी याद नहीं आएगी, क्योंकि उस गारंटी ने 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर चलने वाली एक ऐसी भीड़ खड़ी की है जो रोजगार के लिए नहीं, पेट पालने के लिए इस हिंदुस्तान में जद्दोजहद करते हुए दिख रही है। उस हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान में पेट पालने की जद्दोजहद से ऊपर उठकर इस देश के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यहाँ तक कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों ने भी 10 साल पहले सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन सवाल यही है कि लोकतंत्र के लिए आज की तारीख में कितने लोगों ने सोचना शुरू किया है, और इसी सवाल के ऊपर 2024 का नतीजा तय करता है। फिलहाल जो हालात दिखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, यदि यही हालात बरकरार रहे, मैं फिर कहता हूं कि यदि आज की तारीख में जो हालात दिख रहे हैं वो हालात बरकरार रहे, तो ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग जितना भी हिंदुत्व का कर लिया जाए, अंदर की दीवार यदि खोखली हो गई है तो उस खोखली हो चुकी दीवार के सहारे चुनावी हिंदुत्व की इमारत को 14 और 19 की तरह खड़ा नहीं किया जा सकता। आफत तो 180 लोकसभा सीटों तक पहुंचने की है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इस आफत में अवसर कहां तलाशती है, क्योंकि आफत में अवसर तलाशने में भी वो चैंपियन रही है, आपदा में अवसर जिसे कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।